हेलो स्टूडेंट्स, एमए फाइनल पेपर 6 इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर्थिक आयोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं और जिसमें हम मांग प्रक्षेपण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। मांग प्रक्षेपण डिमांड प्रोजेक्शंस, इसमें हम देखते हैं उपभोग वस्तुओं तथा मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए मांग प्रक्षेपण डिमांड प्रोजेक्शंस फॉर कंजप्शन गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। योजना निर्माण की तकनीक में जहां वित्तीय साधनों का सही अनुमान लगाना आवश्यक होता है, वहां दूसरी ओर वस्तुओं और सेवाओं की मांग एवं पूर्ति का संतुलन स्थापित करना भी बहुत जरूरी होता है। यदि अर्थव्यवस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए मांग पूर्ति की अपेक्षा अधिक बढ़ती है तो स्फीति तथा भुगतान शेष की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए योजना का निर्माण करते समय वस्तुओं और सेवाओं की मांग और पूर्तियों के अनुमान इस ढंग से लगाए जाएं कि अर्थव्यवस्था में सभी और समस्त वस्तु संतुलन स्थापित हो सके। ऐसे संतुलन का अनुमान लगाने से पूर्व पूर्ति तथा मांग से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। पूर्ति पक्ष, पूर्ति की ओर महत्वपूर्ण समस्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की है। योजना में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निर्धारित करते समय केवल उत्पादन में होने वाले अनुमानों को ही लिया जाता है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए वस्तुओं एवं सेवाओं में होने वाले परिवर्तनों को सही अनुपात में रखना तथा उनका क्षेत्रीय आवंटन करना भी आवश्यक होता है। ऐसा न होने पर मांग की अपेक्षा पूर्ति कम हो जाने पर अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव उत्पन्न हो जाते हैं तथा भुगतान शेष के घाटे में वृद्धि होती है। लुइस के अनुसार विकासशील देशों में सामाजिक सेवाओं के प्रति अरुचि की भावना पाई जाती है, जो उचित नहीं है। विकास के साथ साथ जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों की मांग बढ़ती है, इसलिए दोनों का अधिक उत्पादन करना चाहिए। यदि सेवाओं का अधिक उत्पादन किया जाता है तो वस्तुओं की कमी हो जाएगी और यदि वस्तुओं का अधिक उत्पादन किया जाता है तो सेवाओं की कमी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए दोनों का संतुलित उत्पादन करना चाहिए। परंतु सेवाओं में सार्वजनिक सेवाओं का अधिक महत्व होता है क्योंकि वह मध्यवर्ती या आगतों की श्रेणी में आती हैं। उद्योग एवं कृषि की सेवा संबंधी मांगों को पूरा करने से ही इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। वास्तविक समस्या शिक्षा, प्रशिक्षण आदि के आयोजन की है, जिससे बेरोजगारी में भी वृद्धि ना हो और अधिक रोजगार के अवसर भी बेरोजगारों को प्राप्त हो। जहां तक सार्वजनिक सेवाओं जैसे जल, विद्युत आदि की बात है, वहां उद्योग, कृषि एवं उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करना इस निर्णय पर निर्भर करता है कि इनके उत्पादन की लागत को कहां तक कोई क्षेत्र कर या प्रशुल्क के रूप में सहने को तैयार है, क्योंकि ऐसे निर्णय केंद्र सरकार या योजना आयोग द्वारा आसानी में नहीं लिए जा सकते। इसलिए इन्हें राज्य सरकारों या स्थानीय संस्थाओं पर छोड़ देना श्रेयस्कर होता है। मांग पक्ष की ओर उपभोक्ता मांग का अनुमान लगाना कठिन होता है, क्योंकि यह उपभोक्ताओं के निजी व्यय, रुचियों, आदतों, फैशन में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन आदि पर निर्भर करता है। इन सभी तत्वों के अनुमानों की गणना योजना आयोग के लिए आसान कार्य नहीं होता। यहाँ पर मांग पक्ष में हमें जो कार्य करने होते हैं उनमें सबसे पहला हम देखते हैं आधार बनाना और लोगों को प्रेरणा देना। इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूरा किया जा सकता है, जहां की सरकार विकास योजनाएं बनाती है और विकास के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करती है। यह राजनीतिक और मौद्रिक स्थिरता और आर्थिक तथा सामाजिक ऊपरी सुविधाएं प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में उपलब्ध साधनों तथा विकास संभाव्यता से संबंधित आंकड़े प्रकाश में लाए जाते हैं। वे लक्ष्य निश्चित किए जाते हैं जिन्हें योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाना है। योजना के लिए वित्तीय साधनों का अनुमान लगाया जाता है। राज्य स्वयं निवेश करता है, उत्पादन के लिए साधनों का सीधे प्रबंध करता है और यहाँ तक कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों पर भी नियंत्रण करता है। उचित कीमत तंत्र का होना भी आवश्यक है। योजना लक्ष्यों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों में आवश्यक दिशाओं में निवेश करना और पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करना भी आसान है, लेकिन निजी क्षेत्र की योजना की आवश्यकताओं के अनुसार निवेश तथा उत्पादन करने की
प्रेरणा देने के लिए उचित कीमत तंत्र का होना जरूरी हो जाता है। सामाजिक तथा आर्थिक ऊपरी सुविधाओं के रूप में आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त निजी क्षेत्र को सस्ते ऋण की सुविधाएं, आर्थिक सहायता तथा कर छूटें दी जा सकती हैं। न्याय संगत आय वितरण होना चाहिए। और अंत में, क्योंकि अल्पविकसित देशों में लोचशीलता कम होती है, इसलिए कीमत परिवर्तनों के संबंध में पूर्व कथन करना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव होता है। अतः यह निर्णय करना आवश्यक है कि कहां तक कीमतों पर भरोसा किया जाए और कहां तक यह मान लिया जाए कि कीमत प्रणाली असमर्थ है, ताकि योजना प्राधिकरण अवश्य सुनिश्चित कर सके कि चाहे जिन कीमतों पर हो, अर्थव्यवस्था वह उत्पन्न करेगी जिसकी मांग है। यदि कीमत प्रणाली एक सीमा तक कार्य करती है तो निवेश सर्वाधिक लाभदायक उद्यमों पर संकेंद्रण कर सकता है और यह आशा कर सकता है कि काट छांट और संतुलन का कार्य योजना प्राधिकरण करेगा। ऐसा निर्णय आर्थिक विकास की उस अवस्था पर निर्भर रहेगा जिसमें से अल्पविकसित देश गुजर रहा है। यदि वह विकास की प्रारंभिक अवस्था में है तो कीमत तंत्र का कोई महत्व नहीं। प्रमुख समस्या यह रहती है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाए और राज्य क्रिया के द्वारा विनिमय अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए। इसका अर्थ होगा आयोजित रूप से कीमत तथा लागत भिन्नकों को विकृत करना, यानी प्राइस और कॉस्ट डिफरेंशियल्स को डिस्टॉर्ट करना और इन विकृतियों पर, इन डिस्टॉर्शंस पर डटे रहना, बजाय इसके कि कीमतों और लागतों को बाजार की अव्यवस्थित अपूर्णताओं और स्फीति तथा भुगतान शेष की कठिनाइयों से संबद्ध अल्पकालीन तथा सट्टामूलक साधनों के द्वारा विकृत होने दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक आयोजन के माध्यम से कीमत तंत्र को उस स्थान पर सबसे अधिक मजबूत बनाना जिस पर कि वह अर्थव्यवस्था में दुर्बलतम हो। समग्र संतुलन। पूर्ति और मांग पक्षों की ओर इन कठिनाइयों के बावजूद समग्र संतुलन को वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति के प्रक्षेपण द्वारा दिखाया जा सकता है। हम प्रोफेसर लुईस की तालिका से इसकी व्याख्या करते हैं, जिसमें उपलब्ध वस्तुओं के मूल्य लेकर उनकी पूर्ति और मांग में संतुलन व्यक्त किया गया है। पूर्ति या उत्पादन पक्ष को जोड़े गए मूल्य में लिया गया है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जीरो है, वर्ष जीरो है, वह आधार वर्ष है और उसके बाद 10वां वर्ष लिया गया है। तो शून्य वर्ष यानी आधार वर्ष और 10वें वर्ष में वस्तुओं की पूर्ति को हम बाईं तरफ दिखा रहे हैं, वस्तुओं की मांग को दाईं ओर दिखाया गया है। पूर्ति पक्ष में कृषि तथा उद्योग वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य लेकर उनमें वस्तुओं के आयातों को दिखाया गया है और मांग पक्ष में मांग तथा जो इक्विपमेंट्स हैं, उपकरण हैं, उन्हें स्थिर निवेश माना गया है और सभी अनुमान यहाँ पर विभिन्न मदों की विकास दर पर आधारित हैं। प्रत्येक मद की विकास दर उस वस्तु की प्राथमिकता के आधार पर निश्चित की गई है जो योजना के 10वें वर्ष में उसकी बढ़ी हुई मांग के प्रक्षेपण को व्यक्त करती है। इस प्रकार के प्रक्षेपण की गणना करते समय अनेक समस्याएं सामने आती हैं, जैसे आंकड़ों की, वस्तुओं के वर्गीकरण की तथा उनके मूल्यों की। यद्यपि अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में आंकड़े एकत्र करने की समस्या सबसे गंभीर है, फिर भी यह मानकर कि वे उपलब्ध हैं, दो तकनीकी समस्याएं, वस्तुओं का वर्गीकरण और उनका मूल्य निर्धारण, ये समस्याएं दो तकनीकी समस्याएं हैं। पहली समस्या वस्तुओं की विभिन्नता से उत्पन्न होती है, जिनको अलग अलग रखकर परिकलन करना, कैलकुलेट करना संभव नहीं हो पाता। इसके लिए लगभग समान विशेषताओं वाली वस्तुओं को एक वर्ग में रखकर समस्याओं का समाधान किया जाता है, जैसे सभी खाद्यान्नों को एक वर्ग में रखा और सभी तिलहनों को एक अलग अन्य वर्ग में रखकर। और जहां तक वस्तु की कीमत निर्धारण की बात है, कीमतें फैक्ट्री लागत पर हो सकती हैं, थोक भाव पर, आयात या निर्यात कीमतों पर हो सकती हैं, परंतु लुईस एक्स सर्विस प्राइस को सबसे अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये एक्स सर्विस प्राइस वस्तु की वह कीमत होती है जिसमें कि परिवहन, थोक में माल बेचना या अन्य सेवा लागतों को शामिल नहीं किया गया होता। अब हम देखते हैं उपभोक्ता मांग के लिए प्रक्षेपण, प्रोजेक्शंस फॉर कंज्यूमर डिमांड। तालिका 1 में मांग पक्ष में दी गई सभी मदों में से निजी उपभोग की मद 631 करोड़ रुपए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। इसे लुईस अवशेष मद कहते हैं।
इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है? यह योजना निर्माण तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसके लिए सबसे पहले निजी उपभोग की विभिन्न वस्तुओं को उनकी सेवा रहित कीमतों पर यानी एक्स सर्विस प्राइस पर आधार वर्ष में लेते हैं, शून्य वर्ष में लेते हैं, जैसे कि तालिका 2 टेबल 2 के पहले कॉलम में दिखाया है। फिर इन वस्तुओं के प्रक्षेपणों को कुछ मान्यताओं के आधार पर हम 10वें वर्ष में कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि जो नेक्स्ट टेबल है उसके अंतिम कॉलम में दिखाया गया है। इस टेबल में हम देखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का प्रक्षेपण करने के लिए उसके आधार वर्ष में यानी शून्य वर्ष में उपभोग को जनसंख्या वृद्धि तत्व से हम गुणा करते हैं, फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के तत्वों से गुणा करते हैं और अंत में रुचि में परिवर्तन के तत्व से गुणा किया जाता है। इसके लिए लुईस निम्न मान्यताओं को लेते हैं। पहली मान्यता लेते हैं कि जनसंख्या 2.3% वार्षिक दर से बढ़ती है, इसलिए 10 वर्ष की अवधि में जनसंख्या तत्व 1.256 हो जाता है। दूसरी मान्यता लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 11.9% प्रति वर्ष होती है, तो 10 वर्ष की अवधि में यह तत्व 0.119 हो जाता है। प्रत्येक वस्तु की आय लोच को मान लिया गया है, जो कि जैसा कि ऊपर टेबल में दिखाया गया है, और वह इस मान्यता पर आधारित है कि वैयक्तिक आय के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतिम मान्यता यह है कि रुचि में परिवर्तन के अंतर्गत फैशन में परिवर्तन, नई वस्तुओं द्वारा पुरानी वस्तुओं का स्थान लेना तथा नई वस्तुओं का बाजार पर छा जाना सम्मिलित होते हैं। क्योंकि मांग को कई ग्रुपों में इकट्ठा कर लिया जाता है, तो समान वस्तुओं में तीव्र प्रतियोगिता होने से इस तत्व का प्रभाव नगण्य हो जाता है। इसलिए रुचि के तत्व को प्रक्षेपण में, आगणन में, कैलकुलेशन में नहीं लिया गया है। इन मान्यताओं के दिए हुए होने पर प्रति व्यक्ति आय और आय लोच तत्वों को इकट्ठा करके प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु की शून्य वर्ष की यानी आधार वर्ष की मांग के आधार पर 10वें वर्ष में प्रक्षेपण की गणना हम इस नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। 10वें वर्ष में मांग के प्रक्षेपणों का कुल जोड़ 625 आता है, जो कि तालिका 1 में दी गई निजी उपभोग की राशि 631 से कम बैठता है। इन दोनों में 1% का अंतर है, जो कोई विशेष नहीं है और जिसकी उपेक्षा की जा सकती है। सार्वजनिक सेवाएं मध्यवर्ती वस्तुओं की श्रेणी में आती हैं। लुईस के मतानुसार सेवाओं की वार्षिक वृद्धि दर 5% से अधिक नहीं बढ़नी चाहिए। यदि सेवाओं की मांग अत्यधिक नहीं होती है, साधारण परिस्थितियों में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग तथा पूर्ति में संतुलन होना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि वस्तु क्षेत्र और सेवा क्षेत्र दोनों ही समान आकार के हों, परंतु अल्पविकसित अर्थव्यवस्था में ऐसा कम ही संभव होता है, जिस कारण उपभोक्ता तथा सेवा मांगों के योजना निर्माण में सही प्रक्षेपण करने में कठिनाई आती है। इसलिए लुईस उपभोक्ता मांग को उपभोक्ता क्रय शक्ति स्तर पर अति पवित्र मानता है। यदि कोई उद्योग असंतुलन में होता है तो उत्पादन, आयात, निर्यात में परिवर्तन करके समायोजन करना चाहिए, न कि मांग में परिवर्तन करके। इस प्रकार हमारा ये अध्याय यहाँ पर पूरा होता है। प्लानिंग आयोजन का ये अध्याय हमने 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटकर इसे पढ़ा है, और इसमें जिन बुक्स को हमने रेफर किया है उसमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं प्रोफेसर अमल झिंगन की बुक विकास का अर्थशास्त्र एवं आयोजन, डॉक्टर जेपी मिश्रा की बुक समृद्धि एवं विकास का अर्थशास्त्र का भी हमने इसमें सहयोग लिया है, और साथ ही श्री आर.सी. अग्रवाल की इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बुक को भी हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सभी स्टूडेंट्स इन बुक्स को और विस्तार से पढ़ें और इन्हें समझने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।